हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जेई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चंस और नीट में भी 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, जिसमें प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन दोनों टॉपिक से मिला के जेई मेंस में 1 क्वेश्चंस रहेगा और नीट में 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम पहले आते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर। आपके पास क्या दिया हुआ है, आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करो। दिया हुआ है द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज, मतलब हम कब लगाना, हमें स्टीम वोलाटाइल लगाना है जो कि वाटर के साथ इमिसिबल हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब लगाते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, लो होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब लगाना होता है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, कंपाउंड डिकम्पोज होना शुरू हो जाए। तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस कब लगाते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिस्टिलेशन लगाते हैं या सिंपल डिस्टिलेशन लगाते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन क्या लगाते हैं, जब हमें हाइट किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा है और हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट्स कम करके लेके आना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ स्टीम डिस्टिलेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बिलो हो जाती है किसके, 100 से बिलो हो जाती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन लगा देते हैं। जिस ठीक है, और स्टीम डिस्टिलेशन के साथ साथ क्या होता है कि वाटर के साथ वो कंपाउंड्स क्या होता है, इमिसिबल होता है। वाटर के साथ वो कंपाउंड क्या होता है, इमिसिबल होता है, जिससे उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में फर्दर सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो इमिसिबल हो गया वाटर के साथ। तो वाटर के साथ इमिसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फनल लगा के हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्निक में लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे उसी पे बेस्ड नई क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूँ अभी। अब देखिए क्या है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन इज ए आर। ठीक है, क्या बताना है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कब का लगता है। तो मैं बताऊं तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लगाते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको याद होगा इस तरह से होता है, जिसको हम लोग बीच में क्या करते हैं, ब्यूरेट ब्यूरेट के अंदर कराते हैं इस तरह से। इधर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देते हैं, आपको एनसीईआरटी में दिखा होगा। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट एब्जॉर्प्शन। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं, पार्टीशन एब्जॉर्प्शन में। पार्टीशन एड्जॉर्प्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी ओनली। ठीक है, सी में नहीं करते, सी में क्या करते हैं, पार्टीशन एड्जॉर्प्शन यूज करते हैं। पार्टीशन एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, तो दो क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन करते हैं। और एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स एड्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर। हमारे पास कुछ एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्बेंट आपको मैं कई बार बोल बोल के उस चीज को याद करवा दूंगा। हमारे पास एड्जॉर्बेंट दो ही होते हैं, कौन कौन से हैं, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, ये दो हमारे पास हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। ये क्या काम करते हैं, पोलर कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करना मतलब होता है कि उसको ऊपर अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, उसको जमा लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हिसाब से क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या यूज करते हैं,
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, तो इसकी वजह से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं विच एमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन सा काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के ऊपर कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस पे काम करता है, एडजॉर्प्शन के ऊपर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसके काम करता है, एडजॉर्प्शन के ऊपर काम करता है। अभी हम लोग पीछे देखें एडजॉर्प्शन के ऊपर। सॉल्युबिलिटी किस पे, सब्लिमेशन किस पे काम करता है, तो सब्लिमेशन आपका काम करता है सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइन हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइन हो जाता है, जो कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इम्प्योरिटी ऐसे ही पड़ी रह जाती। तो इसमें हम लोग सब्लिमेशन यूज करते हैं। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है तब हम लोग डिफरेंशियल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, किसी एक फिक्स कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होगा। तो हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर को क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे, जिसके अंदर हमारा सॉलिड क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो उसको हम लोग सेक करेंगे, सेक करने के बाद क्या होगा, ये जो दूसरा एक्वा सोल्यूशन होगा वो अलग हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे कंपाउंड के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर बन जाएगी, एक लेयर ऐसे बन जाएगी, एक लेयर ऐसे बन जाएगी, जिसमें हमारा कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, नल लगा देते हैं, टैप लगा देते हैं, यहाँ से खोल देंगे तो यहाँ से एक लेयर नीचे आ जाएगी, उसको हम लोग बंद कर देंगे तो एक लेयर अलग अलग हो गई, दूसरी लेयर अलग हो गई। अब ये जो हमने जिसके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल था, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्लिमेशन या फिर डिस्टिलेशन मेथड लगा के हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, या क्रोमेटोग्राफी लगा के हम कोई भी मेथड लगा के हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे क्या यूज किया जाता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव बाय 3.5, मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम बना ले रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाइल ऑन द सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारा बेस लाइन हो गया, बेस लाइन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितना गया है, ये जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, एक्स कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्यूट हमारा इतना गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो कहाँ तक गया, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर तक गया। तो क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, तो रिटार्डेशन फैक्टर कितना होगा, रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है एक्स अपान में वाई। एक्स का मतलब सॉल्यूट कितना मूव किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना मूव किया हुआ है, अपान में वाई क्या होता है, सॉल्वेंट कितना मूव किया हुआ है, सॉल्वेंट फ्रंट कितना मूव किया हुआ है। तो इन्हीं दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, आर एफ मिल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये 3.5 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसको हम कर लेते हैं बराबर, इसको कट कर देंगे 5 से, तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि हमें इसी के फॉर्म में लिखना है 10⁻⁻1 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, 7 इंटू 10⁻⁻1। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस आप देख लो इस पे बेस, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज फॉर द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड। एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्युबिलिटी को यूज करते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए। सब्लिमेशन के लिए क्या करते हैं, सब्लिमाइन देखते हैं कि कौन सा सब्लिमाइन है, मतलब सॉलिड से कौन डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस के बिहाफ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी किस पे यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन के ऊपर, एडजॉर्प्शन के ऊपर,
एडजॉर्प्शन के ऊपर यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, और ये होता है हमारा टीएलसी और कॉलम, दो होते हैं टीएलसी और कॉलम, तो इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं एडजॉर्प्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि प्यूरिफिकेशन पे कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन पे बेस पूछा गया है। ठीक है, आपको ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद है, ये चीजें 1 घंटे का लेक्चर होता है, आधे से 1 घंटे का लेक्चर होते हैं छोटे छोटे, आप इनको अच्छे से पढ़ लो तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाएंगे, बिना किसी टेंशन के। आप इस तरह के क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चंस को आसानी से करके आपके मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, इसी पे मैच करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, अब इनको हम कैसे यूज करेंगे, तो जो सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल्स होता है, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब हमारा कच्चा तेल जो होता है, जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो बहुत कच्चे, कई सारे उसको क्रूड ऑयल्स बोलते हैं, उसके अंदर कई सारे मिक्सचर होता है और उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत कम होता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ध्यान देखो, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल और स्पेंट ऑयल, ग्लिसरॉल के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल, ये आप पूरे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही एग्जांपल पूरा उठाया हुआ है। ग्लिसरॉल क्या हो करता है, ग्लिसरॉल हमारे लिए क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम लगा देते हैं जिससे इसका प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करने लगते हैं। तो डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, डी का हमारा फर्स्ट के हिसाब से देखोगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये बी वाला। देखो ध्यान से, ए का फोर्स हो रहा है, डिस्टिलेशन क्या लगाएंगे, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्यों, डिस्टिलेशन में क्लोरोफॉर्म एनिलीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है, करीब 40-50 के आसपास डिग्री का अंतर होता है, 40 से 50 केल्विन टेम्परेचर का अंतर होता है। और स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब जहाँ पे वाटर को हम लोग यूज करेंगे, तो देखो ये वाला हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और ये, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह मैचिंग वाले क्वेश्चंस को आपको कोई एक आता होगा, उसके बिहाफ पे आप उसको पूरे को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो होप सो आपको ये 4-5-6 क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने ये कराया था, ये कराया था। ठीक है, जो कि हमारा किया है 27 जनवरी को शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ। देखो आप शिफ्ट देखो, 27 को पूछा हुआ है, 29 को पूछा हुआ है, देखो 30 को पूछा हुआ है। ठीक है, 31 को देखो, ये 31 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, ये 31 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। देखो आप, ये 31 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, ये देखो 31 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 31 में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान से आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक बार इस चीज़ को रीड करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को एक बार आपने रीड्स करके नोट्स बना लिया, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें थ्योरी है और बच्चों को थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और बहुत सारे टीचर भी इसको पढ़ाते नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से रीड करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपको जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 घंटे से 2 घंटे का मेहनत है इस पे, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे अच्छे से मेहनत कर लिया तो ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। तो होप सो आपको ये 6 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।